तो आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बल एवं गति का एक न्यू टॉपिक, जिसमें कि हम लोग कुछ बेसिक डिफिनीशंस देखेंगे। दूरी क्या होता है, डिस्टेंस, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, इन सारे डिफिनीशंस को आज के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण क्या होते हैं और गति के समीकरण किस कंडीशन में चेंज होते हैं। तो आज के इस सेशन में इन सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए और पूरे सेशन को देखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। तो दूरी का सिंपल सा मतलब क्या होता है, गतिमान वस्तु द्वारा एक विशिष्ट समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी है, यहाँ पे सपोज करो कि इस तरीके से कोई गाड़ी है पॉइंट ए पर, और आफ्टर सम टाइम इसने कुछ पाथ ट्रेवल करके आ गई पॉइंट बी पर आ गई, तो इसके द्वारा जो पथ का लेंथ होगा ना, यही लेंथ क्या हो जाएगा, यही डिस्टेंस हो जाएगा। तो गतिमान वस्तु द्वारा एक विशिष्ट समय अंतराल में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब बात आती है, दूरी अदिश राशि होती है, दूरी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। अब बात आती है विस्थापन की। तो गतिमान वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। गतिमान वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन एक सदिश राशि होती है, दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। आओ इसको हम एक सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से ट्रेवल करना शुरू किया और ए से बी तक 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए से बी पर आने में 3 मीटर का दूरी तय किया। ठीक, फिर बी पर आने के बाद बी से सी तक इस तरीके से जाता है, इस तरीके से जाता है और यहाँ पे 4 मीटर डिस्टेंस को कवर करके पॉइंट सी पे पहुंच गया। ठीक है, तो इस पूरे गति के दौरान हमको निकालना है दूरी कितनी हुई और विस्थापन कितना हुआ। ठीक है, तो दूरी हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की एक्चुअल लंबाई, एक्चुअल लेंथ को दूरी कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट या बॉडी ए से चली, ए से 3 मीटर आकर बी पर चली, फिर बी से फिर 4 मीटर सी पर चली, यानी कि कुल दूरी कितनी हो गई, ए बी सी, कुल दूरी कितना हो जाएगा, पथ की लंबाई, पथ की लंबाई कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है, ए बी है 3 मीटर और बी सी है 4 मीटर, यानी कि ये हो गया 7 मीटर। तो कुल दूरी कितनी हो गई, 7 मीटर हो गई। अब बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है, ऑब्जेक्ट के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। तो अब देखो, यहां से ऑब्जेक्ट चले और चलते चलते यहां पे आ गई, तो ए और सी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, ए और सी के बीच न्यूनतम दूरी ये होगी। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ओके, तो ए अगर 3 मीटर है, ए बी 3 मीटर है और बी सी 4 मीटर है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये डिस्टेंस हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि √25 इज इक्वल टू 5 मीटर। ओके, तो एक ही मोशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, दूरी अलग है, विस्थापन अलग है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब चलो एक सिंपल से एग्जांपल और हम ले लेते हैं। एग्जांपल 1 है और यहाँ पे एग्जांपल 2 लेते हैं कि एक सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक है और एक धावक
एक धावक पॉइंट ए से गति करते हुए, इस तरीके से गति करते हुए पॉइंट बी पर पहुंचता है। ठीक, फर्स्ट कंडीशन है, यानी कि x कोई धावक है, ए से गति करते हुए बी पर पहुंचता है। तो इस कंडीशन में दूरी और विस्थापन बताना है, दूरी और विस्थापन। और जब वो कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करता है, यानी कि इसको बोल सकते हैं अर्धचक्र में, अर्धचक्र और संपूर्ण चक्र में। ठीक, हमको क्या निकालना है, इसका दूरी और विस्थापन निकालना है। और हम मान लेते हैं कि जो सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस दिया हुआ है स्मॉल आर। ठीक है, इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस दिया हुआ है स्मॉल आर। तो अब देखो, अगर ए से ट्रेवल करते हुए बी पर आता है, तो इस कंडीशन में दूरी क्या होगी। अगर यह एक सर्किल है, देखो एक सर्किल है, अगर इस पूरे सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करता तो उस कंडीशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता, पाथ की एक्चुअल लेंथ कितनी होती, पाथ की एक्चुअल लेंथ होती 2 पाई आर। यानी कि संपूर्ण चक्र में क्या होता, 2 पाई आर होता। यानी कि दूरी कितनी होगी, ये हो गई 2 पाई आर। और संपूर्ण चक्र में विस्थापन कितना होगा, यहां से धावक स्टार्ट किया रनिंग करना, फिर इस तरीके से गति करते हुए करते हुए करते हुए क्या हो गया, फिर इसी पॉइंट पे आ गया। यानी कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों एक ही है। ओके, इस कंडीशन में विस्थापन क्या हो जाएगा, दूरी हो गया, और विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन हो गया 0। यानी कि संपूर्ण चक्र में दूरी 2 पाई आर हो जाएगा और विस्थापन 0 हो जाएगा। आर है रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। अर्धचक्र की बात करें, अर्धचक्र में दूरी कितनी हो जाएगी, अर्धचक्र में अगर एक कंप्लीट साइकिल में दूरी 2 पाई आर है, तो अर्धचक्र में कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 2, यानी कि पाई आर। क्या हो गया है, दूरी हो गया। विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कितना हो जाएगा, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, यही न्यूनतम दूरी होगी, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हम जानते हैं कि ये वाला डिस्टेंस क्या है, आर है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आर है। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, आर प्लस आर इज इक्वल टू 2 आर। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं, एक ही मोशन में दूरी अलग होता है, विस्थापन अलग होता है। अच्छा, क्या कोई ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि जब दूरी और विस्थापन इक्वल हो। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है, रेखीय गति में है, तो उस कंडीशन में दूरी और विस्थापन सेम हो जाएंगे। जैसे हम सिंपल से एक बात बता रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ए से बी पर गया और ए से बी तक जाने में 3 मीटर का पाथ ट्रेवल किया। तो इस कंडीशन में दूरी कितनी होगी, दूरी होगी 3 मीटर, और विस्थापन कितना होगा, विस्थापन भी होगा 3 मीटर। ओके, तो इस तरीके से हम दूरी और विस्थापन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। ओके, आई होप दूरी और विस्थापन समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं चाल और वेग का। चाल क्या होता है, किसी निकाय द्वारा एकांक समय में चली गई कुल दूरी चाल कहलाती है। यानी कि सिंपल से इसकी हम बात करें तो चाल बराबर हो गया दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी को अगर हम s लिखें और समय को t लिखें तो चाल क्या हो जाएगा, h अपॉन t। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यह कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। ठीक, इसकी वीमा की बात करें तो इसकी वीमा क्या हो जाएगी, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, LT - 1 इसकी वीमा हो जाएगी। इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम वेग की बात करें तो समय के सापेक्ष किसी गतिमान पिंड के विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। यानी कि चाल होता है दूरी बटे समय और वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। यानी कि वेग हो गया विस्थापन बटे समय।
ठीक है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। समय कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो वेग कैसा हो जाएगा? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड इसका भी मात्रक होगा, लेकिन वेग क्या होता है? सदिश राशि होता है, सदिश राशि। और इसकी विमा क्या हो जाएगी? इसकी विमा भी हो जाएगी LT-1। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि चाल अदिश राशि है और दूरी भी अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है। तो इस तरीके से हम चाल, दूरी, वेग और विस्थापन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब बात हम लोग करते हैं त्वरण की, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़े थे, फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होता क्या है? तो एक्सेलरेशन होता है त्वरण, जिसको हम लोग बोलते हैं किसी गतिमान पिंड के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सिंपल सा इसका डिफिनीशन है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी कि अब सपोज करो कि एक बॉडी है यहां पे, ठीक, और इसका इनिशियल वेग क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u है, एंड इस पर एक फोर्स अप्लाई हुआ, एंड फोर्स के कारण आफ्टर टाइम t इसने s डिस्टेंस ट्रेवल करके वेलोसिटी को चेंज कर लिया, वेलोसिटी हो गई v, और पोजीशन A से B तक आने में इसको टाइम लग गया t। ठीक, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन कितना हुआ? v माइनस यू अपॉन टी। तो दिस इज ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। क्लियर है? अब इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम है तो फिर क्या हो जाएगा? सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। इसका अगर हम विमा की बात करें, विमा, तो इसका विमा क्या होता है? LT-2, LT-2। ओके, यहां तक क्लियर है। चलो अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट गति करता है तो गति में उसके वेलोसिटी में भी चेंजिंग होता है, डिस्टेंस में भी चेंजिंग होता है, और गति के दौरान ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाता है तो टाइम भी चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट के मोशन कंडीशन को देखते हुए गति के 3 समीकरण बनाए गए, गति के 3 समीकरण बनाए गए। तो हम लोग देखते हैं गति के 3 समीकरण क्या होते हैं। तो गति के समीकरण, गति के समीकरण, तो गति के 3 समीकरण होते हैं, गति के 3 समीकरण होते हैं। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है पोजीशन A पे, और इस पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया, इस पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फोर्स अप्लाइड करने के बाद ऑब्जेक्ट s डिस्टेंस ट्रेवल करके A से B पर आती है, और इसकी वेलोसिटी u से v चेंज हो जाती है, और A से B तक जाने में इसको टाइम t लगता है। तो इन सारे पैरामीटर्स में एक रिलेशन बताया गया है, जिनको कि इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है तो उस कंडीशन में अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a, टाइम t, फाइनल वेलोसिटी v और मोशन के दौरान ट्रेवल डिस्टेंस s हो, तो उस सबके बेसिस पे इन तीनों में रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखो, दिस इज द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी देखते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ मोशन
इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के अधीन अगर कोई ऑब्जेक्ट सपोज करो कि ऊपर से नीचे गिर रहा है या किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, दैट इज आल्सो अ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है कि सीधे ट्रैक पे मोशन जब होता है, लेकिन अगर लीनियर मोशन अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करता है, गुरुत्वीय त्वरण वर्क करता है। तो उस कंडीशन में हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कि अब देखो, जब वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है, ऊपर फेंकी जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाता है v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, और दूसरा हो जाता है s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड हो जाता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। अब ऊपर फेंका जाएगा तो हाइट को ट्रेवल करेगा, तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाता है तो दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, ठीक। और जब वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे फेंकी जाती है, जब ऑब्जेक्ट नीचे फेंकी जाती है यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी फेंकी जाती है, तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। गेटिंग माई पॉइंट? सारी चीजें क्लियर है। अगर ऑब्जेक्ट ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो देखो ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर वर्क करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर वर्क करता है। और जब ऑब्जेक्ट को हम इस ग्रेविटी के अगेंस्ट में फेंकेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इक्वेशन होगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। और जब ऑब्जेक्ट को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में इक्वेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज बेसिक डिफिनीशंस देखे और इक्वेशन ऑफ मोशन देखे। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अगर सारी चीजें क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।